नमस्ते, स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्ञान गंगा बाय विकास में। ये वीडियो इस सीरीज का 4th वीडियो है जिसमें हम आरआरबी एनटीपीसी 2025 में ग्रेजुएट लेवल का आया हुआ 6 जून शिफ्ट 1 का पेपर सॉल्व करेंगे, उसके मैथ्स के पोर्शन का। इसमें टोटल 29 क्वेश्चंस हैं जिसको हम यहाँ पर देखेंगे, सीखेंगे, ताकि हमारा जो स्कोर है आरआरबी एनटीपीसी अपकमिंग एग्जाम जो कि 16 मार्च से शुरू है, हम उसको बढ़ा पाएँ, इम्प्रोवाइज कर पाएँ उसमें, और हमने जो भी अभी तक सीखा है उसको रिवाइज करें। तो चलिए शुरू करते हैं। जो पहला क्वेश्चन है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है, उसके साइड्स दिए हुए हैं तीनों। एक साइड्स का जो वैल्यू है वो है x-13, दूसरा है x-26 और तीसरा है x। तो हमें इस ट्रायंगल का एरिया बताना है। तो सबसे पहले कि जो राइट एंगल ट्रायंगल होता है उसका एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस, हाइट मतलब परपेंडिकुलर, ये दो चीज़ का मल्टीप्लाई का आधा करेंगे तो हमको उसका एरिया मिलेगा उस ट्रायंगल का। लेकिन यहाँ पर x के वैल्यू x में दिया हुआ है कि एक साइड की लंबाई है x-13, दूसरा है x-26 और तीसरा है x। ठीक है, पहले मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, एक राइट एंगल ट्रायंगल में एक परपेंडिकुलर होता है जिसको हम हाइट भी बोलते हैं, एक बेस है हमारा, हाइट है ये HIG, और एक होता है हाइपोटेन्यूज जो 90 डिग्री का एंगल होता है, उसके सामने वाला जो साइड होगा उसको हम बोलते हैं हाइपोटेन्यूज और उसको S से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, यहाँ तक एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि हाइपोटेन्यूज जो होता है ना, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में सबसे लॉन्गेस्ट साइड होता है। तो इन तीनों में x-13, x-26 और x, इसमें जो लॉन्गेस्ट है वो x है, यहाँ पे दिख रहा है, क्योंकि ये दोनों जो है x से 13 और 26 कम है, तो जो लॉन्गेस्ट साइड हो गया वो x हो गया, तो ये हाइपोटेन्यूज हो गया। इन दोनों में से कोई भी परपेंडिकुलर हो सकता है या बेस हो सकता है। तो हमें राइट एंगल ट्रायंगल में ये पता होता है, पाइथागोरस थ्योरम जिसको हम बोलते हैं, कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर ये बराबर होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, तो हम इसी फॉर्मूले के यूज करेंगे। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर, परपेंडिकुलर हम किसी को भी मान लेते हैं, x-13 को हमने परपेंडिकुलर मान लिया तो इसका स्क्वायर करेंगे, और बेस हो गया हमारा x-26, तो इसका स्क्वायर करेंगे। अब इसको हम जरा सिंप्लीफाई करते हैं, ये हो जाएगा x स्क्वायर। इसको हम a माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूला पे जब ब्रेक करेंगे तो a स्क्वायर माइनस 2ab यानी 26x प्लस बी स्क्वायर यानी 169, 13 का स्क्वायर 169। इसको भी हम a माइनस बी को होल स्क्वायर के फॉर्मूला पे ब्रेक करेंगे तो ये आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 52x प्लस 26 का स्क्वायर 676। ठीक, यहाँ से एक x स्क्वायर और एक x स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि x स्क्वायर इधर आएगा माइनस होगा, जीरो हो गया, तो एक तरफ जीरो होगा तो हम RHS में जीरो लिख लेते हैं। यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा है सबसे पहले x स्क्वायर प्लस का, तो हमने x स्क्वायर लिख लिया, माइनस 26x माइनस 52x, तो जब दोनों को माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, हम जब जोड़ेंगे तो आ जाएगा माइनस 78x। ठीक है, यहाँ तक। उसके बाद है 169 और 676, जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 15, 13, 1, 14, 845। ठीक है, तो हमारा ये बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक्स स्क्वायर माइनस 78x प्लस 845, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया है। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम या तो श्रीधर-आचार्य का फॉर्मूला पे सॉल्व कर दे, जो होता है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। इस फॉर्मूले पर वैल्यू रखकर हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं, दो वैल्यू आएगी क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, दो वैल्यू आती है। लेकिन इस तरीके से क्या होगा ना, हमारे लिए थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे, इसका मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन करते हैं। कैसे कि जो कांस्टेंट टर्म है यानी 845 और जो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है, इन दोनों का प्रोडक्ट तो 845 ही आएगा। 845 को हम फैक्टराइज करते हैं, फैक्टर करते हैं, ये 13 के टेबल से जाएगा, तो 13 से हम काटते हैं, 13 छक 78, 6 बचा, 13 पच्चे 65, फिर 13 से जाएगा ये 5 बार, तो ये आया 13 इंटू 13 इंटू 5। तो हमें क्या करना है कि इनसे कोई दो ग्रुप बनाना है जिसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे हमें माइनस का 78 मिल जाए। तो हम देख पा रहे हैं
कि अगर 13 × 5 = 65, 65 हो और 13 हो, यहाँ पे दो ग्रुप बन गया, -65 और -13 अगर करेंगे हम तो हमको माइनस का 78 मिल जाएगा। तो हम वही करेंगे यहाँ पे, x² 78x की जगह पे लिखेंगे -65x - 13x + 845। इसको हम बोलते हैं मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन। यहाँ से x कॉमन लेंगे, x - 65, और यहाँ से हम 13 कॉमन लेंगे तो ये भी हो जाएगा x - 65। 13 से 845 को डिवाइड करेंगे तो 65 आ गया। अब यहाँ पे फैक्टर्स कॉमन है तो x + 65 एक फैक्टर हो गया और एक फैक्टर हो गया x - 13। x - 65 एक फैक्टर हुआ और x - 13 एक फैक्टर हुआ। तो यहाँ पर क्या होगा कि इधर और या तो ये 0 होगा या तो दूसरा 0 होगा, या तो x - 65 ये 0 के बराबर है या फिर x - 13 ये 0 के बराबर है। तो यहाँ से 65 को जब हम RHS में ले जाएंगे तो x की वैल्यू आएगी 65 और यहाँ से x की वैल्यू आएगी 13। ठीक है, x की दो वैल्यूज आ गई क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, दो वैल्यू आनी है। लेकिन x की वैल्यू जो है वो 13 पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है पॉसिबल? क्योंकि परपेंडिकुलर हमारा x - 13, अगर हम x की वैल्यू यहाँ पे 13 पुट करेंगे, 13 - 13 ये तो 0 हो जाएगा। और किसी एक ट्रायंगल में अगर एक साइड ही 0 हो जाए तो वो तो ट्रायंगल हो ही नहीं पाएगा। तो यानी x का जो सही वैल्यू है वो हम मानेंगे 65। तो हमको एरिया निकालना है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस है हमारा x - 26 और हाइट या परपेंडिकुलर है हमारा x - 13। यहाँ पे x की वैल्यू हम पुट कर देते हैं 65 में से 26 माइनस करेंगे तो 39, और 65 में से जब 13 माइनस करेंगे तो 52। इसको जब कैंसिल आउट कर देंगे, 2 से ये कट गया 26 बार में, और 26 से 39 को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 9 × 6 = 54, 5 कैरी बचा 18 और 18 36 और 5 41, कैरी बचा 4, 3 दूना 6 और 4 10। तो 1014 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आंसर हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो सही जवाब होगा। ठीक है, थोड़ा कैलकुलेटिव लग सकता है, लेकिन अगर हमें मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन करना आता है तो हम यहाँ से कई सारे स्टेप्स को स्किप कर सकते हैं। मैंने आपको बेसिक से बताया यहाँ पे, ताकि एक बार पूरा रिवीजन हो जाए कि मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन करते कैसे हैं। ठीक है, या फिर एक मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन को ना एक दूसरे तरीके से भी हम देख सकते हैं। एक बार मैं फिर से एक बार उसको लिखता हूँ। क्या करेंगे ना कि जो कॉमन फैक्टर होता है इस x का कोएफिशिएंट में और कांस्टेंट टर्म में, उसको देखते हैं। तो इसको अगर हम फैक्टर करें तो ये आ रहा है 13 × 6 = 78, और इसको अगर हम फैक्टर करें तो ये हो रहा है 13 × 13 × 5। ठीक है, यहाँ तक। अगर हम इसमें से 78 में से एक 13 को हटा दें तो हमें याद रखना है कि जो कांस्टेंट टर्म है या फिर जो प्रोडक्ट है उसमें हमें उसका डबल हटाना पड़ेगा, यानी 2 13 को हटा देते हैं। इससे हमारा कैलकुलेशन थोड़ा आसान हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पे बचा 5, यहाँ पे बचा 6। तो हम 5 के फैक्टर्स को किस तरीके से लिखें ताकि 6 आ जाए। 6 मतलब माइनस का 6 आए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे माइनस है। तो हम 5 के फैक्टर्स तो 2 ही हैं, एक 5 है और एक 1 है। तो हम -5 - 6 लिख सकते हैं, सॉरी -5 - 1 लिख सकते हैं, तभी ये क्या हो जाएगा, माइनस का 6 हो जाएगा। तो ये हमें पता चल गया कि एक तो -5 होगा, एक -1 होगा। तो हम क्या करेंगे, 13 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे फिर से, तो ये हो जाएगा -65, और क्योंकि 13 हटाया था पहले, फिर 13 इसको वापस लौटा देंगे तो ये हो गया। तो फिर हमें डायरेक्टली जो आगे का स्टेप है उसको वैसे ही फॉलो करेंगे। तो हम इस तरीके से भी सोच सकते हैं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक ट्रिग्नोमेट्री का काफी आसान सा क्वेश्चन है। tan थीटा की वैल्यू दी गई है 7/8। tan थीटा क्या होता है, tan थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस के। ठीक, हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है कि 1 + sin थीटा ब्रैकेट में 1 - sin थीटा, फिर डिनोमिनेटर में 1 + cos थीटा, 1 - cos थीटा, और ब्रैकेट में cot थीटा। इसकी वैल्यू हमसे पूछ रहा है कि क्या होगा। ठीक है, तो कुछ बेसिक टर्म्स हैं ट्रिग्नोमेट्री में जिसको मैं रिवाइज करवा देता हूँ। कि एक होता है हमारा साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस थीटा ये होता है हमारा बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, और टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाई बेस। साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है कॉसेक थीटा।
कॉसेक थीटा साइन के अपोजिट होता है, मतलब 1/sin के बराबर होता है कॉसेक, तो ये आ गया h/p। और सेक थीटा एक होता है जो कि कॉस का अपोजिट है, तो ये हो गया h/b। उसी तरीके से tan का जो अपोजिट होता है उसको हम बोलते हैं cot थीटा, और ये होता है 1/tan यानी कि b/p। ठीक है यहाँ तक। उसके अलावा ट्रिग्नोमेट्री में 3 और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूलाज होते हैं जिनको मैं लिख रहा हूँ। एक है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसको आप प्रूव भी कर सकते हैं, एक बार ट्राई कीजिए। साइन थीटा की जगह p/h रखिए, कॉस थीटा की जगह b/h रखिए, स्क्वायर कीजिए और फिर पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल कीजिए। वहाँ पे आपको प्रूव हो जाएगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये 1 होता है। उसके बाद सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा ये भी 1 होता है। और एक तीसरा इंपॉर्टेंट फार्मूला है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, ये भी 1 होता है। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक फार्मूलाज हैं जिनका इस्तेमाल हम ट्रिग्नोमेट्री के सवाल जब सॉल्व करते हैं तो बार बार यूज करते हैं। ठीक है, और एक मेजर फार्मूला जिसको मैं लिख देता हूँ कि जो tan थीटा होता है ना, ये बराबर होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा के। ठीक है, इसको चाहे तो प्रूव भी कर सकते हैं। साइन थीटा क्या होता है? साइन थीटा होता है हमारा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, और कॉस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा होता है हमारा बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। तो ये हाइपोटेन्यूज और हाइपोटेन्यूज कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या? p/b, जो कि tan थीटा के बराबर है। तो इसीलिए हम लिखते हैं tan थीटा बराबर साइन थीटा बाई कॉस थीटा। ठीक है यहाँ तक। अब ना हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा मल्टीप्लाई कॉट थीटा। इस पूरे की वैल्यू निकालें। देखने में कितना बड़ा लग रहा है। तो हमारे पास तो एक ऑप्शन है कि हम क्या करें, ऊपर नीचे ना कॉस थीटा से डिवाइड कर दें। जब कॉस से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा कि ये 1/sec आ जाएगा और ये साइन बाई कॉस tan हो जाएगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा ना, यहाँ पर tan थीटा की वैल्यू दी हुई है 7/8, मतलब p जो है वो 7 है, b जो है वो 8 है। तो हम यहाँ से h निकाल सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करके। और फिर साइन थीटा होता है p/h, कॉस होता है b/h, कॉट होता है b/p। तो सबका वैल्यू पुट करें और उसको सॉल्व करें। ठीक है, तो वो प्रोसेस थोड़ा लेंदी हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पर कुछ अलजेब्रा के फॉर्मूला का भी इस्तेमाल करेंगे, जैसे a प्लस बी मल्टीप्लाई में a माइनस बी, ये जो होता है ये बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। ठीक है, ये पता है आपको। तो हमें यहाँ पर दिया हुआ है 1 माइनस साइन थीटा मल्टीप्लाई 1 माइनस साइन थीटा, मतलब ये क्या है, ये है a प्लस बी मल्टीप्लाई a माइनस बी। तो इसका फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं हम, a स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, माइनस बी स्क्वायर यानी साइन का स्क्वायर करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा हो गया। उसी तरीके से नीचे 1 प्लस कॉस थीटा है 1 माइनस कॉस थीटा है, तो ये भी हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब ब्रैकेट में कॉट थीटा तो है ही, उसको अलग लिख देंगे हम बाहर में। ठीक है यहाँ तक। अब क्या है, ये जो मैंने स्क्वायर वाले आपको फॉर्मूला बताया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो अगर हम कॉस को उधर भेज दें तो यहाँ से क्या निकल सकता है, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये भी बहुत बार ये आइडेंटिटी यूज होती है क्वेश्चंस में। या फिर अगर हम कॉस को LHS में रखें, साइन को उधर भेज दें, तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, एक ही आइडेंटिटी से ये दो अलग अलग आइडेंटिटी निकल के आई, उसी तरीके से इधर से भी निकल सकती है। तो आपको ये कैसे चेंज करना है ये पता होना चाहिए, ये प्रैक्टिस के ऊपर ही डिपेंड करता है। बस ये 3 याद रखेंगे और किसी को लेफ्ट में रख के किसी को राइट में रख के हम कोई भी बना सकते हैं अपने हिसाब से। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और ये कॉट थीटा है हमारा। अभी मैंने आपको बताया कि tan थीटा बराबर होता है साइन बाई कॉस। तो अगर हम इसका उल्टा करें, कॉस बाई साइन करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, कॉट थीटा, क्योंकि tan का उल्टा होता है कॉट। तो यानी कॉस बाई साइन ये होगा हमारा कॉट थीटा, लेकिन स्क्वायर है तो स्क्वायर दे देंगे हम इसको, कॉट स्क्वायर थीटा, और नीचे एक कॉट थीटा है। तो हम अगर इसको कैंसिल आउट करें तो एक कॉट थीटा से ये स्क्वायर खत्म हो गया, बचा क्या, सिर्फ कॉट थीटा। कॉट थीटा क्या होता है, tan का उल्टा होता है। तो tan थीटा की ही तो वैल्यू दी हुई थी 7/8, तो कॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 8/7।
बस इतना ही सवाल है, कुछ नहीं है, बस इतना ही, ये देखना है आपको और इतना सॉल्व करना है बस। 8/7 हमारा आंसर आ गया। ये मैंने ट्रिग्नोमेट्री का कुछ फॉर्मूला आपको रिवाइज करवा दिया यहाँ पे। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 कि इफ 24 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 3 टाइम्स एन अननोन नंबर। कोई एक अज्ञात संख्या है, अननोन नंबर, उससे जब 24 घटाया गया 3 टाइम्स, मतलब उस नंबर के 3 गुने से 24 घटाया गया, तो अगर हम अननोन नंबर है उसको x मान ले, तो इसके 3 गुना यानी 3x में से जब 24 घटाएंगे तो जो डिफरेंस आ रहा है वो 258 आ रहा है, मतलब ये 258 के बराबर है। तो वो अननोन नंबर यानी x की वैल्यू निकालनी है। 3x को उधर भेजेंगे तो प्लस हो जाएगा, ऐड कर देते हैं हम लोग, तो ये 8 4 12, 5 2 7 1 8। अभी 3 उधर जाकर डिवाइड होगा, काट देंगे, 9 3 27, 4 बार में 94, यानी ऑप्शन नंबर ए 94 हमारा सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड आर 169 एंड 154। इट्स एरिया इज इक्वल टू द एरिया ऑफ अ सर्कुलर फील्ड। व्हाट इज द सर्कमफरेंस इन मीटर ऑफ द सर्कुलर फील्ड। ठीक है, एक रेक्टेंगल है और एक सर्कल है। ठीक है, तो रेक्टेंगल का एरिया और सर्कल का एरिया बराबर है। अब रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? रेक्टेंगल का एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, और सर्कल का एरिया क्या होता है? ये होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक लेंथ जो है वो दिया हुआ है 169, ब्रेथ दिया हुआ है 154, पाई हमारा होता है 22/7, आर हमें नहीं पता है कितना होता है, आर क्या है? इस सर्कल का रेडियस। ठीक है, तो हम जरा सिंप्लीफाई करते हैं, 2 से 11 से काटते हैं इसको 2 बार में, 11 से ये जाएगा 14 बार में, फिर ये 2 से गया 7। ठीक है, ये 7 आके मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे, तो ये क्या हो गया 169 इंटू 7 7 का स्क्वायर लिख लेते हैं हम, आर स्क्वायर। जब स्क्वायर को हम RHS में लाएंगे तो अंडर रूट हो गया, तो 169 का अंडर रूट आया 13, 7 का स्क्वायर है तो उसका अंडर रूट हो जाएगा 7, तो आर की वैल्यू जो आ गई वो आ गई 91। ठीक है, रेडियस जो था उस सर्कल का 91 मीटर था। हमें इस सर्कल का सरकमफेरेंस चाहिए, सरकमफेरेंस यानी कि परिधि चाहिए। सरकमफेरेंस जो है इसका फॉर्मूला क्या होता है सर्कल के सरकमफेरेंस का? ये होता है 2πr। 2 की जगह पे लिखेंगे 22/7 और r निकाला है हमने 91, कैलकुलेट कर लेते हैं 13। ठीक है, यहाँ से 1 2 लिया, 22 है, 22 का मतलब है 2 × 11, यहाँ से 1 2 लिया, 11 छोड़ देते हैं हम, तो यानी 2 दूना 4 हुआ, और 4 को जब 13 से मल्टीप्लाई किया तो ये 52 हो गया। 52 × 11 जब करेंगे तो ये हो गया 2 7 5। 11 से मल्टीप्लाई करना मैंने आपको बताया, शॉर्ट्स में भी वीडियो है, आप चाहें तो उसको देख सकते हैं, काफ़ी ईजी है 11 से मल्टीप्लाई करना। इसीलिए जब भी मैं मल्टीप्लीकेशन में 11 को देखता हूँ तो हमेशा उसको साइड कर लेता हूँ ताकि हमारे कैलकुलेशन में समय बचे। तो 572 आएगा इसका सरकमफेरेंस, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 5 सिंप्लीफिकेशन का एक सवाल है। हमें रूट निकालना है, पर रूट की अलग अलग पावर है। जब रूट के अंदर कोई पावर नहीं होता है ना तो वो स्क्वायर रूट होता है, मतलब यहाँ पे 2 है, कुछ नहीं है तो। ठीक है, यहाँ 3 है, यहाँ पे 4th रूट है, यहाँ 6th रूट है। तो रूट के ऊपर जितनी पावर होती है ना, जैसे कि मैं अगर बताऊं कि सपोज करते हैं कि यहाँ पे पावर 2 है। ठीक है, कुछ पावर 2 है तो कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं लिखा हुआ है तभी मान लेंगे कि वो पावर 2 है। तो a इंटू ए इंटू ए, 3 बार a लिखा है हमने, तो क्या होगा अगर पावर 2 है ना तो पेयर बनाते हैं, 2 है तो 2 का पेयर बनाएंगे, तो 2 की जगह 1 बाहर आ जाएगा, एक a अकेला बच गया तो वो रूट के अंदर ही रह जाएगा। ठीक है, अगर इसी तरीके से 3a था और यहाँ पावर 3 होती तो क्या होता? 3 का ग्रुप बनेगा, 3 का ग्रुप में एक पावर 3 है तो 3 का ग्रुप बनाया तो 3a की जगह 1a बाहर आ जाएगा, रूट के अंदर कुछ नहीं बचा तो रूट हट गया। ठीक है, अगर मान लेते हैं इसी तरीके से, मान लेते हैं कि ये 6 टाइम्स a है, तो अगर इसका पावर 4 होगा ना तो क्या होगा कि 4 बार जो a है मतलब 4 का ग्रुप बनेगा, 4 की जगह 1 बार a बाहर आएगा, बचा क्या? 2 बार a बच गया, मतलब a² वो अंदर रह जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से पावर काम करता है, तो उसी का यूज करेंगे हम, इसी मेथड का, और हम इस जो सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन दिया है उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नोट कर लेते हैं एक बार। 6th रूट ऑफ 729 प्लस 4th रूट ऑफ
65536 प्लस 3 थर्ड रूट ऑफ 5832 और रूट अंडर 1764। यहाँ पे कोई पावर नहीं है, मतलब 2 पावर है, ये फिक्स होता है। ठीक है, तो जब हम 7 to 9 का अगर फैक्टर करें तो 7 to 9 जो है ये 9 के टेबल में जाता है। ठीक है, 9 के टेबल में जाएगा कितने बार में, 81, और 9 से जाएगा 9 बार में। तो हमें पता है कि जो 7 to 9 है ना, ये 9 का क्यूब होता है। तो अगर 9 का क्यूब है, इसका मतलब 9 क्या है, 9 है 3 का स्क्वायर। तो हम लिख सकते हैं 3 के स्क्वायर का पावर 3, यानी डायरेक्टली इसको लिख सकते हैं 3 का पावर 6। ठीक है, तो ये हो गया 6th रूट ऑफ 3 का पावर 6। ठीक है, प्लस उसी तरीके से इसको फैक्टराइज करते हैं हम लोग 65536 को। जब हम इसका फैक्टर करेंगे तो हम इसको 4 से डिवाइड कर देते हैं। 4 4 एकम 4, 2 बचा, 6 बार में 24, 3 बार 12, फिर से 8 बार में 32, 4 बार में। ठीक है, फिर 4 बार में 4 से ले जाते हैं, 4 0 9 चौके 36, 6 बार में 24, फिर 4 से ले जाते हैं हम 1024। तो यह है 1024। अच्छा, ये चीज़ ना आपको याद होनी चाहिए। 2 का पावर 1 2 होता है, 2 का पावर 2 4, 2 का पावर 3 8, 2 की पावर 4 16, 2 की पावर 5 32, 2 की पावर 6 64, 2 की पावर 7 128, 2 की पावर 8 256, 2 की पावर 9 512 और 2 की पावर 10, ये होता है 1024। आपको ना बस ये 2 की जो पावर्स है ना 10 तक, वो आप याद कर लीजिए, क्योंकि इसका इस्तेमाल कई बार देखा गया है कि क्वेश्चन में होता है सॉल्व करने में। और अगर हमें ये पावर्स याद होता है ना, तो हम जो कैलकुलेशन है उसमें समय बचा सकते हैं कहीं कहीं पर। तो ये बेसिक छोटा सा है, ईजी है काफ़ी, याद रखिए आप। तो जिस तरीके से अभी मुझे दिख गया 1024 है, तो इसका मतलब है कि ये जो है ना, ये 2 की पावर 10 है। तो मैं आगे अब फैक्टर करूँगा ही नहीं। पहले क्या था, 2 4 4 और 4, यानी 4 की पावर 3। 4 की पावर 3 का मतलब क्या है, 2 की पावर 2 उसका पावर 3, यानी 2 की पावर 6, और यहाँ पे है 2 की पावर 10, तो ये पूरा का पूरा हो जाएगा 2 का पावर 16। ठीक है, 10 और 6 16 हो गया। ठीक है, तो इतना याद रखिए आप। थोड़ा सा अगर आप कैलकुलेशन में टाइम लग सकता है, मैं समझा रहा हूँ तो थोड़ा सा ये लेंदी हो रहा है। अदरवाइज एग्जाम में अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है, तो अगर आपको दिख रहा है कि देखते ही कर पा रहे हैं आप, तो इस पर समय दीजिए। अदरवाइज जो इजी क्वेश्चन है, क्योंकि 30 क्वेश्चन में से 20 क्वेश्चन जो होते हैं ना, वो काफ़ी आसान होते हैं, काफ़ी इजी होते हैं, वो वन गो में ही बन जाएंगे। लेकिन जो 5 सवाल होंगे, 6 सवाल होंगे, उनमें हमें थोड़ा सोचना पड़ सकता है, थोड़ा कैलकुलेटिव होंगे, उस पर हम टाइम लगाएंगे, उनको हम सेकंड राउंड के लिए रखेंगे। ठीक है, हमेशा राउंड में क्वेश्चन सॉल्व करना है। और जो सबसे टफ क्वेश्चंस बनेंगे, जो आप नया देख रहे हैं, पहली बार देख रहे हैं, जिनको आपको सोचना पड़ सकता है कि इसको कैसे किया जाए, उसको हमेशा थर्ड राउंड में कीजिए। ठीक है, अब 5832 इसको जब फैक्टर करेंगे, ये 8 से कट रहा है, लास्ट का 3 डिजिट 8 के टेबल में जा रहा है, तो मैं डायरेक्टली 8 से डिवाइड कर रहा हूँ इसको। 8 7 56, 2 बचेगा, 8 दूना 16। ठीक है, 7 बचा, 8 9 72। ठीक है, तो 8 आया। 8 क्या होता है, 2 की पावर 3, और ये जो है 729, ये क्या होता है, 9 की पावर 3 होती है। ठीक है, तो हम डायरेक्टली क्या करेंगे, इसके जगह पे लिखेंगे 2 का पावर 3 मल्टीप्लाई में 9 का पावर 3। ठीक है, यहाँ तक। और है 1764, ये तो स्क्वायर रूट है। स्क्वायर रूट अगर हम इसका भी फैक्टर कर लें, तो ये हो जाएगा 4 से, 4 चौके 16, 4 1। ठीक है, 441, यानी 2 की पावर 2, 4 का मतलब 2 की पावर 2, और 441, ये क्या होता है, ये होता है 21 की पावर 2, 21 का स्क्वायर है। ठीक है, यहाँ तक, बस यहाँ तक ही मुझे समझाना था। इसके बाद एक और फॉर्मूला होता है जिसको आप याद रखिए, कि अगर ऐसे है कोई रूट दिया हुआ है और यहाँ पे m लिखा हुआ है, मतलब mth रूट है a का, तो वो क्या होता है ना, a की पावर जब रूट हटाते हैं ना, तो 1/m हो जाता है। ठीक है, उसी तरीके से अगर यहाँ पर a है, यहाँ m है, और यहाँ पे a की पावर n है, तो क्या हो जाएगा, a की पावर n/m हो जाएगा। ठीक है, ये फॉर्मूला है जो कुछ इंडेसिस का, पावर का, तो आपको याद रखना है, उसका इस्तेमाल करेंगे हम लोग। तो जब यहाँ देखेंगे हम, तो ये क्या है, 3 है, 3 का पावर 6 है, और ये 6th रूट है, तो जब रूट हटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1/6 आएगा। उसी तरीके से 2 का पावर 16 है, रूट हटाएंगे तो 1/4 आएगा, और ये
2 का पावर 3 है, 9 का पावर 3 है, तो रूट हटाएंगे तो दोनों के ऊपर मल्टीप्लाई होगा 1/3 से 1/3 से, लेकिन हमको पता है कि 3 का ग्रुप बनेगा, तो दो कितनी बार है, 3 बार है, तो 1 2 लिख लेते हैं, 9 भी 3 बार है तो 1 9 लिख लेते हैं। उसी तरीके से 2 भी 2 बार है तो 1 2 आ गया, और 21 2 बार है तो 1 2 आ गया, 21 आ गया। ठीक है, यहाँ तक 6 और 6 कट गया, ये कट गया 4 बार में, ये क्या बचा, 3 बचा। 2 की पावर 4 का क्या मतलब हो गया, अभी मैंने लिख कर बताया, याद रखिए उसको। 2 की पावर 4 हो गई 16, ये हो गया 18 और ये हो गया 21 दूना 42। ऐड कर लेते हैं, वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों को पहले ऐड कर लेते हैं, 18 और 42 मिलके 60 हो गए, 60 और ये 3 और 16 मिलके हो गए 19, 60 में 19 जब जोड़ेंगे तो ये 79 हो गया, यानी ऑप्शन डी जो है हमारा सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 6, अ मैन हैज टू कवर, इस टाइप का सवाल जो है ना हर एक शिफ्ट में, ये चौथा वीडियो है। 6 जून का पहला शिफ्ट यहाँ पे मैं करवा रहा हूँ, 5 जून के तीनों शिफ्ट में इस टाइप का एक क्वेश्चन आया था, और 6 जून में भी इस टाइप का एक क्वेश्चन आया है। तो इस टाइप के क्वेश्चन पे एकदम कमांड होनी चाहिए हमारी। कोई बंदा है, उसको 387 किलोमीटर ट्रैवल करना है, कितने देर में, 21 घंटे में कवर करना है, लेकिन उसने 2/3 कवर किया, मतलब जो भी डिस्टेंस कवर करना है उसका 2/3 2/3, तो इसका 2/3 निकालते हैं हम, 3 से काट दो, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 9 बार में, अब 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, तो ये हो गया 18 25। ठीक, अब बोल रहे टाइम है 21 घंटे, लेकिन कितने घंटे में किया है, 5/7 आवर्स, 5/7, तो इसको काट के जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 15। ठीक है, तो जो डिस्टेंस था उसका 2/3 यानी 258 किलोमीटर, जो टाइम लगाना था 21 घंटे, उसका 5/7 यानी 15 घंटे में किया। तो उसके पास रिमेनिंग टाइम कितना बचा है, उसके पास टाइम बचा है 21 घंटे में करना था उसको, 15 घंटे निकल चुके हैं, उसके बाद बचेगा कितना, 6 घंटे बचे हैं। उसको 387 किलोमीटर जाना था, 258 किलोमीटर ऑलरेडी जा चुका है, तो बचेगा कितना यहाँ पे, 17 में से 8 जाएगा 9, फिर 8 7 में से 5 गया 2, और यहाँ पे 1, तो 129 किलोमीटर उसको भी ट्रैवल करना बाकी है। तो वही पूछ रहा है कि जो बचा हुआ डिस्टेंस है ना उसको उसी टाइम में, मतलब 21 घंटे में पूरा ओवरऑल जर्नी 21 घंटे का ही होगा, तो यानी 6 घंटे में ट्रैवल करने के लिए क्या स्पीड होनी चाहिए, तो स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस बचा है 129, समय बचा है 6 घंटे, 3 से काटते हैं 2 बार में, 3 चौके 3 तियाँ, अब 2 से डिवाइड कर देंगे हम, तो 21.5 किलोमीटर प्रति घंटे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। इस टाइप का सवाल जो है ये भी काफ़ी आसान है, सिंपल इंटरेस्ट का एक बेसिक सा क्वेश्चन है। 350 रुपये बोरो किया गया है 1.5 साल के लिए 20% रेट ऑफ इंटरेस्ट से, तो पहले साल इंटरेस्ट कितना मिलेगा उसको 20%, अगले साल कितना मिलेगा, आधा ही साल पे, मतलब हाफ ईयर के लिए ही जमा किया गया है, मतलब बोरो किया गया, उधार लिया गया, तो उस पर हाफ ईयर पे इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तो यानी 10% देंगे। जब पूरे साल का 20% है तो आधे साल का 10% हो गया, तो टोटल इंटरेस्ट कितना हो गया 30%। तो 350 का 30% निकाल लेते हैं। ठीक है, 10% निकालेंगे 35, 35 का 3 गुना कर देंगे यानी 105। ठीक है, या फिर जो सिंपल फॉर्मूला है PRT SI बराबर PRT बाई 100, P हो गया हमारा 350, R है हमारा 20 और टाइम है 1.5, 1.5 को हम लिख लेते हैं 3/2। ठीक है, एक ही बात है, 100 जीरो से ये 2 जीरो कट गया, 2 से 2 कट गया, 35 थे 105, सेम आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, द मोड एंड मीडियन ऑफ अ डेटाबेस। ठीक है, यहाँ पे इंपेरिकल फॉर्मूला का इस्तेमाल करना है, बताया था मैंने कि मोड बराबर क्या होता है, 3 मीडियन माइनस 2 मीन। ठीक है, ये इंपेरिकल फॉर्मूला है। यहाँ पर मॉड कितना दिया है 52.7, मीडियन कितना दिया है, तो 3 इंटू मीडियन होता है, तो 3 इंटू मीडियन दिया हुआ 65, हमसे पूछ रहा है मीन क्या होगा, तो यहाँ मीन निकाल लेंगे, मीन को हम x लिख लेते हैं अपने आसानी के लिए। तो 3 को जब 165 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 195, 195 को इधर लेकर आएंगे तो वो माइनस हो जाएगा, ये बड़ा है तो माइनस आएगा, 195 में से हम 52.7 माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 0.3, 2 और ये 14 यानी 142.3। अब ये माइनस और माइनस कैंसिल आउट हो गया, 2 को उधर ले जाएंगे तो वो डिवाइड में आ जाएगा, डिवाइड करते हैं
7 बार में, एक बार में 0.15, तो 71.15 आ रहा है। हमसे बोल रहा है राउंड ऑफ योर आंसर टू 1 डेसिमल प्लेस, 1 डेसिमल तक हमको राउंड ऑफ कर देना है, यानी हमको 1 डेसिमल के बाद एक ही डिजिट चाहिए। ये 5 है तो हम इसको क्या करेंगे, 2 कर देंगे। अगर 5 से कम होता तो एक ही रहने देते, तो यानी 71.2 जो हमारा सही जवाब होगा। मीन प्रोपोर्शन निकालना है। मीन प्रोपोर्शन मैंने आपको पहले भी इस सीरीज में बताया है कि जैसे 2 नंबर्स है ए और सी, इसका मीन प्रोपोर्शन बोलेगा, तो मीन प्रोपोर्शन मान लेते हैं कि बी है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, ए अनुपात बी प्रोपोर्शन बी अनुपात सी। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे हम, तो ये आ जाता है हमारा बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी, यानी बी बराबर प्लस माइनस ए सी। ठीक है, रूट अंडर प्लस माइनस ए सी या फिर रूट अंडर ए सी। तो हमसे वही पूछ रहा है कि 68 वो मीन प्रोपोर्शन है, यानी मीन प्रोपोर्शन का वैल्यू दिया है, हमको x के वैल्यू निकालनी है। ये 68 किसका मीन प्रोपोर्शन है, x का और 272 का, तो ये मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होता है, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी। तो ये 68 का स्क्वायर कर देते हैं यहाँ पे आसानी के लिए। अब x का वैल्यू निकाल लेते हैं, ये हो जाएगा 68 का स्क्वायर, यानी 68 इंटू 68 डिवाइडेड बाई 272। सॉल्व करते हैं इसको हम, इसको कट कर देते हैं हम। 17 चौके 68 होता है, 4 17 से ले जाते हैं, 17 चौके 68, 17 एकम 17, 10 बचा, 17 चौके 102। ठीक है, उसके बाद 4 से ये कट जाएगा, ये 17 बार में, और ये 4 से 4 कट गया, 17 आ गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, एक्स वाई और जेड ने इन्वेस्ट किया है इस रेशियो में। एक्स ने अगर 6 रुपये जमा किया है तो वाई ने 59 और जेड ने 41 रुपीज जमा किया है। टोटल प्रॉफिट हुआ है 3180, और जिसने जितना रेशियो में इन्वेस्ट किया है प्रॉफिट भी उसी रेशियो में बटेगा। प्रॉफिट कितना है, 3180। ठीक है, हमसे पूछ क्या रहा है कि डिफरेंस बताना है हमको वाई और जेड के शेयर का। तो हमको पता है कि अगर एक्स ने 6 रुपये लगाए हैं, 6 अनुपात 59 अनुपात 41, इस अनुपात में पैसा लगाए हैं एक्स वाई जेड ने, तो पैसे भी जो प्रॉफिट मिलेगा वो भी इसी अनुपात में बटेगा। मान लेते हैं कि एक्स को 6 रुपये मिले, वाई को 59 रुपये मिले और जेड को 41 रुपये मिले, तो टोटल सम कितना हो जाता, अगर हम ऐड करेंगे तो हुआ 106, यानी टोटल प्रॉफिट कितना हुआ 106। लेकिन टोटल प्रॉफिट 106 नहीं हो रहा है, 3180 हो रहा है, यानी ये 106 का वैल्यू है। हमें निकालना क्या है, वाई और जेड के बीच का अंतर। तो वाई और जेड के बीच का अंतर कितना है, यहाँ पे अगर हम निकालें यहाँ से तो 18 का अंतर है यहाँ पे, तो हमको 18 का वैल्यू चाहिए। 106 से ये 30 बार में चल जाएगा, और 18 के 54, यानी 540 हमारा आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। ए एंड बी कैन डू अ जॉब इन 25 डेज एंड 18 डेज। ए जो है किसी काम को 25 दिन में करता है, बी उसी काम को जब अकेले करता है तो 18 दिन लगाता है। अब क्या करेंगे, सबसे पहले हम टोटल वर्क अज्यूम करते हैं, जो कि दोनों का एलसीएम होता है। 25 और 18 कुछ कॉमन नहीं है, तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन ही हमारा एलसीएम हो जाएगा। तो हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, 18 × 5 = 90, कैरी 9, 18 दूना 36 और 9 45, 450 आया। जब डिवाइड करेंगे तो ए की इफिशियंसी आ गई 18, बी की इफिशियंसी आ गई 25। ठीक, यहाँ तक। आगे क्या बोल रहा है, ए वर्क्स अलोन फॉर 4 डेज एंड लीव्स। ए जो है अकेले 4 दिन काम करता है, ए की इफिशियंसी 18 है, यानी ए एक दिन में 18 काम कर सकता है। 4 दिन काम करेगा, यानी 18 चौक 72 काम ए कर देगा। बचा हुआ काम जो है आगे बोल रहा है बी कंप्लीट करेगा। तो जब टोटल काम था 450, जिसमें से 72 काम ए ने कर दिया, तो बचा कितना हमारे पास, इसको हम माइनस कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 8, ये हो गया 7, ये हो गया 3, 368 काम अभी बचा है। अब ये करना किसको है, ये करना है हमको सिर्फ बी को अकेले करना है ये काम। तो हमको नंबर ऑफ डेज निकालना है, मतलब टाइम निकालना है। टाइम बराबर क्या होता है, टोटल वर्क, यहाँ पे रिमेनिंग वर्क डिवाइडेड बाई इफिशियंसी। तो जो काम बचा है वो है 378 और इफिशियंसी है बी की 25, क्योंकि बी को अकेले करना है। तो इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 25 से 25 एकम 25, 12 बचेगा, यानी 128 हो गया। 25 × 5 = 125, 3 रिमाइंडर बचा 25। इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिख लिया, क्योंकि ऑप्शन हमारे मिक्स फ्रैक्शन में है, यानी 15 सही 3/25। ऑप्शन नंबर ए जो है सही जवाब होगा।
अब है क्वेश्चन नंबर 12, द एवरेज ऑफ 10 ऑब्जर्वेशन इज 40। 10 ऑब्जर्वेशन है, ठीक है, उनका एवरेज है 40। 10 अलग अलग नंबर्स होंगे, 10 अलग अलग डेटा होंगे। अगर हम उन डेटे का सम निकालना चाहें, पूरा सम क्या होगा उस डेटे का, तो सम निकालने के लिए क्या करते हैं, नंबर ऑफ टर्म्स को एवरेज से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी जो टोटल डेटा होगा उसका सम 400 है। आगे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि 33 मतलब 50 को मिसरीड कर लिया गया था 33 की जगह, यानी ये जो सम निकाला हमने 400, इसमें कोई एक नंबर ऐसा होगा जो था 50, लेकिन हमने जब ऐड कर रहे थे तो गलती से हमने इसको 50 ना समझ के 33 समझ लिया, यानी 17 हमने कम लिया। तो हमें एक्चुअल एवरेज पूछ रहा है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, 17 इसमें ऐड करना पड़ेगा, तो ये 417 हो गया। मीन निकालना है, मीन का फॉर्मूला क्या है, मीन या एवरेज का, सम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स कितने, 10 है, तो ये आ गया 41.7, ठीक है। एक तो ये तरीका है। दूसरा इससे इजी तरीका क्या है कि 50 लिखा था लेकिन हमने पढ़ा कितना उसको, 33 पढ़ा, तो कितने का फर्क पड़ गया, 17 का। तो ये 17 और बढ़ेंगे ना, और ये 17 कितने में डिस्ट्रीब्यूट होना है, 10 में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो इस 17 रुपए को, रुपए मान लेते हैं, 10 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना है बराबर बराबर, तो सबको कितना मिलेगा, 1.7। पहले से सबके पास 40 रुपए था, अब 1.7 और मिल जाएगा, यानी 41.7 हमारा सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। एवरेज में सारा सवाल हम लोग ऐसे सोच सोच के करेंगे, कुछ अगर लेंदी होगा या फिर नहीं समझ में आ रहा होगा तो बेसिक से करेंगे हम लोग, अदरवाइज सिर्फ इस तरीके के थॉट प्रोसेस से ही एवरेज का सवाल किया जा सकता है, ठीक है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। सचिन सैलरी वॉज फर्स्ट रिड्यूस्ड बाय 16% एंड सब्सिक्वेंटली रेज्ड बाय 10%. व्हाट परसेंटेज वॉज हिज फाइनल सैलरी लोअर कंपेयर टू हिज इनिशियल सैलरी। मान लेते हैं कि जो सचिन है उसकी सैलरी पहले 100 रुपये थी, तो क्या किया गया, 16% कम किया गया। 100 का 16% होता है 16 रुपये, यानी 84 कर दिया गया। 100 में 16 कम करेंगे तो 84 हो गया। फिर 10% बढ़ाया, यहाँ 16% कम किया, अब 10% बढ़ाया जा रहा है, तो 84 का 10% क्या होगा, 8.4। इसमें जोड़ देंगे हम 84 और 8.4 को जब ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 72.4, ठीक है। तो ये अब उसका नया सैलरी हो गया। तो फर्क कितना पड़ा, सॉरी हम इसमें ऐड कर रहे हैं ना, तो ये हो जाएगा 92, गलती से मैंने 72 लिख दिया। तो ये कितने का फर्क पड़ा, यहाँ पे फर्क पड़ रहा है हमारा 7.6 रुपीज़ का। 7.6 रुपीज़ का गिरावट हो गया। 100 से ही हमने सैलरी ली थी, तो जितने रुपए का गिरावट हुआ उतना परसेंटेज भी होगा, यानी 7.6%। 14 नंबर है क्वेश्चन, इफ 1 इज एडेड टू ईच ऑड डिजिट एंड 2 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच इवन डिजिट। ये जो क्वेश्चन है काफ़ी बेसिक्स है, बहुत आसान है, ये आप लोग खुद से कीजिए। इसका कमेंट करके मुझे बताइए कि इसका सही जवाब क्या होगा। इस टाइप का सवाल मैं ऑलरेडी पिछले वीडियो में करवा चुका हूँ, अब देखिए। बट वैसे तो ये बहुत आसान है कि बोल रहा है कि जितने भी ऑड डिजिट है, ऑड में हम क्या करेंगे, एक ऐड करेंगे और इवन से हम 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो बताना है डिफरेंस बिटवीन हाईएस्ट एंड लोएस्ट डिजिट इन द नंबर दस फॉर्म्ड। अच्छा ठीक है, चलो इसको मैं कर देता हूं एक बार। तो क्या बोल रहा है कि ऑड है, एक तो ऑड है तो इसमें ऑड में एक जोड़ना है, तो ये 2 हो गया। 4 इवन है, इवन में 2 घटाना है, तो ये भी 2 हो जाएगा। ऑड है, एक जोड़ेंगे 4 हो गया। ये भी ऑड है, एक जोड़ेंगे 8 हो गया। ऑड है, एक जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा। इवन है, 2 घटा देंगे 6 हो गया। ये भी इवन है, 2 इसमें से भी घटा देंगे तो 4 हो जाएगा। तो इसमें हाईएस्ट कौन है और लोएस्ट कौन है, हाईएस्ट मुझे दिख रहा है 8, लोएस्ट दिख रहा है मुझे 2, दोनों के बीच का डिफरेंस 6। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब। द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली एंड द सिंपल इंटरेस्ट इज 17,700 इज डिपॉजिटेड एट रेट ऑफ इतना। अच्छा 17,700 रुपये प्रिंसिपल है। 2 सालों के लिए बताना है हमें कि अगर रेट 4% है तो 2 साल में 2 ईयर्स में एसआई और सीआई का डिफरेंस क्या होगा। तो 2 सालों के लिए मैंने आपको एक फॉर्मूला बता रखा है, पी ब्रैकेट में आर बाई 100 का होल स्क्वायर। पी है यहाँ पे 17700, आर है हमारा 4, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, 100 का स्क्वायर करेंगे तो 4 जीरो हो गया, 2 जीरो से 2 जीरो गया। 16 से हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 सत्ते 112, कैरी बचा 1, 16 सत्ते 112 और 11 कैरी है, 11 जब उसमें जोड़ेंगे तो 123, कैरी 12 बचा, 16 कम 16 और 12 28,
यहाँ पे 2 जीरो है तो 2 नंबर्स के पहले डेसिमल लगा देंगे, यानी 28.32, ऑप्शन नंबर बी। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। ए विशाल कवर्स 184 किलोमीटर इन अ बोट इन 48 आवर्स एंड अगेंस्ट द 48 hours against the stream and takes 12 hours with the stream. Then find the speed of the stream. मतलब क्या बोल रहा है कि एक होता है हमारा डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम का मतलब हो गया कि जब धारा के दिशा में, मतलब जिस दिशा में धारा बह रही है उसी दिशा में नाव जाए। और एक होता है हमारा अप स्ट्रीम। अप स्ट्रीम का मतलब होता है धारा के विपरीत दिशा में, ठीक है, अगेंस्ट द स्ट्रीम। तो विशाल जो है 184 किलोमीटर जा रहा है दोनों ही केस में। जब वो डाउन स्ट्रीम जा रहा है, मतलब धारा की दिशा में जा रहा है, तब उसे 12 घंटे लग रहे हैं, और धारा के विपरीत दिशा में जा रहा है तब उसे 48 घंटे लग रहे हैं। तो हमें पता है कि डाउन स्ट्रीम जो होता है ना, डाउन स्ट्रीम में स्पीड जो होता है वो होता है एक्स प्लस वाई। एक्स हमारा बोट का स्पीड है और वाई हमारे स्ट्रीम जो स्ट्रीम है उसका स्पीड है। और अप स्ट्रीम में होता है वो एक्स माइनस वाई। तो हम निकाल लेते हैं एक्स प्लस वाई क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस 184, टाइम है 12, और x माइनस वाई हो जाएगा 184 बटे में 48। ठीक है, हमसे पूछ रहा है क्या, देन फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। हमको स्ट्रीम का स्पीड निकालना है, मतलब हमको y की वैल्यू निकालनी है। तो हम क्या करते हैं ना कि एक इक्वेशन तो हमारा ये हो गया x प्लस वाई इज इक्वल टू 184 डिवाइडेड बाई 12, और एक इक्वेशन ये हो गया, ये हो जाएगा 184 डिवाइडेड बाई 48। हमको y की वैल्यू चाहिए तो हम क्या करते हैं ना, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये प्लस हो गया, ये माइनस और ये माइनस, x और x कट गया, y और y मिलके हो गया 2y, और यहाँ पे हो गया 184। दोनों में कॉमन ले लेते हैं, क्या बचेगा 1/12 माइनस का 1/48। तो जब हम इसको माइनस करेंगे, 2 से 184 काट देते हैं हम, 92 टाइम्स में, और ये एलसीएम लेंगे 48, तो ये हो गया 12 चौके 48, 4 बार में और 3 आ गया। ठीक है, 3 से 1 कट गया 16 बार में, और 4 से काट देते हैं ये 4 बार में, 4 से 1 कट जाएगा हमारा 23 बार में, तो 23/4 है। इसको 4 से डिवाइड करते हैं हम, तो 4 पच्चे 20, पॉइंट देना पड़ेगा, 7 चौके 28, 5.75 किलोमीटर प्रति घंटे आएगा हमारा स्पीड ऑफ स्ट्रीम, यानी ऑप्शन नंबर डी जो होगा सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 17। इस टाइप का जो क्वेश्चन है ये भी हर एक शिफ्ट में रिपीट हो रहा है, तो इस टाइप का क्वेश्चन पे पूरा आप कमांड कर लीजिए, जितना हो सके प्रैक्टिस कीजिए, छूटना नहीं चाहिए। और वेंडर बॉट लेमन सेट 7 for 1, मतलब 7 लेमन को 1 रुपए में खरीद के लाया है, मतलब 1 रुपए में 7 लेमन खरीदा है। तो 1 लेमन का सीपी क्या होगा, सीपी ऑफ 1 लेमन। जब 1 रुपए में 7 लेमन आ रहे हैं, 7 लेमन का 1 रुपए है, तो 1 लेमन का 1/7 रुपये हो जाएगा। ठीक है, बोल रहा है कि उसको चाहिए 40% का प्रॉफिट। तो 1 लेमन का जब प्राइस 1/7 रुपये है, हमको चाहिए 40% का प्रॉफिट, यानी हमको इसको बेचना पड़ेगा 100 के सामान को 140 में। ठीक है, इसको हम फ्रैक्शन में लिख लेते हैं 7/5। ठीक है, 40% का मतलब होता है 2/5, मतलब 5 के सामान हमको 7 में बेचना पड़ेगा, तब 40% का फायदा होगा। तो 7 और 7 कट गया तो 1/5 आ गया। तो 1/5 क्या है, एसपी ऑफ 1 लेमन है, 1 लेमन का एसपी है। तो अगर 1 लेमन का दाम 1/5 है, तो 1/5 रुपये में 1 लेमन मिल रहा है, तो 1 रुपये में कितना लेमन मिलेगा, 5 लेमन, मतलब 5 लेमन वो सेल करेगा, तब उसको 40% का प्रॉफिट होगा। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। ABCD इज अ ट्रापीजियम विच BC पैरेलल AD। ठीक है, एक ट्रापीजियम क्या होता है, ट्रापीजियम एक वन टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल है। क्वाड्रिलेटरल मतलब चतुर्भुज, एक ऐसी आकृति जिसके 4 भुजा होते हैं, उसको हम लोग क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। तो उसमें भी एक स्पेशल टाइप है, क्या होता है कि इसमें 2 भुजाएं आमने सामने की पैरेलल होती हैं, और 2 जो होती हैं वो नॉन पैरेलल होती है। ठीक है, तो ऐसे टाइप के फिगर को हम ट्रापीजियम बोलते हैं। तो इसका नाम रख लेते हैं ABCD। यहाँ पर जो BC है वो पैरेलल है AD के, यानी ये BC और ये AD ये दोनों पैरेलल है, और ये जो साइड्स है AB और DC ये नॉन पैरेलल साइड्स है। ठीक है, अब क्या करते हैं ना, AC बराबर है CD के, मतलब AC को मिलाते हैं पहले,
ये AC बराबर है CD के, मतलब ये AC और ये CD ये दोनों आपस में बराबर है। उसके बाद आगे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एंगल ABC 69 डिग्री है। ABC यानी ये वाला एंगल 69 डिग्री का है। एंगल BAC यानी ये वाला एंगल 23 डिग्री का है। देन व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल ACD इस वाले एंगल का क्या मेजरमेंट होगा ये बताना है हमें। ठीक है यहां तक। अब क्या है ना कि जब हम जानते हैं कि जब दो पैरेलल लाइंस होती है ना, उनको जब कोई तीसरी रेखा इस तरीके से कट करती है तो ट्रांसवर्सल कहलाती है। और ट्रांसवर्सल में जहां पर भी ये जो जेड का आकृति बनता है, चाहे इस तरीके का हो या फिर इस तरीके का हो, तो उस कंडीशन में ये जो एंगल्स होते हैं ना, ये दोनों एंगल्स या फिर यहाँ पे ये एंगल्स, ये अल्टरनेट एंगल्स कहलाते हैं। और अल्टरनेट एंगल्स हमेशा आपस में इक्वल होते हैं। ठीक है, इस केस में ये वाला एंगल और ये वाला एंगल अल्टरनेट एंगल कहलाएगा और ये इक्वल होंगे। तो यहाँ पर भी हमें दिख रहा है कि AD और BC पैरेलल है और AC उसका ट्रांसवर्सल है। तो ये वाला एंगल, ये वाला और ये वाला, ये जेड बना रहा है ना। इस तरीके से D से अगर हम जाएं A की तरफ, फिर ऐसे और इस तरीके से ऐसे। ठीक है, तो ये जेड बन रहा है इस तरीके से। तो ये दोनों एंगल बराबर होंगे। ठीक, तो ये एक ट्रायंगल बन रहा है ABC, इसमें दो एंगल, एक 69 है एक 23 है। हम जानते हैं कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम होता है 180। तो दो एंगल्स वो मिला के हो गए हमारे 92 डिग्री। 69 प्लस 23 92 हो गया। तो अगर हम 180 में से इसको माइनस कर दें तो ये आ जाएगा हमारा 88। यानी ये वाला जो एंगल है ये 88 डिग्री का हो गया। ये 88 है तो ये भी 88 होगा क्योंकि अल्टरनेट एंगल्स है। एक और थ्योरी यहाँ पे आपको पता होनी चाहिए कि जब भी एक ट्रायंगल में दो साइड्स इक्वल होते हैं ना, तो उनसे बनने वाला कोण, दोनों बराबर भुजाओं से बनने वाला कोण भी इक्वल होता है। ये अगर x है तो ये भी x होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल है। तो अगर इस साइड से 88 डिग्री का कोण बन रहा है तो ये वाला जो होगा ना, ये भी 88 डिग्री का होगा। ठीक है, अब ये भी एक ट्रायंगल बना है ACD, दो एंगल 88 और 88 के हैं, यानी दोनों का अगर हम जोड़े तो 176 होगा। तो बचा हुआ तीसरा एंगल क्या होगा, 4 डिग्री का होगा। यानी ऑप्शन नंबर A जो होगा वो सही जवाब होगा। एंगल ACD ये वाला आ जाएगा 4 डिग्री। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन है, बस हमें जो जरूरी फॉर्मूलाज हैं, जो प्रॉपर्टीज हैं वो पता होनी चाहिए। इसमें कौन कौन सी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया हमने कि ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम जो होता है वो 180 होता है। इक्वल साइड्स इक्वल एंगल बनाते हैं ट्रायंगल में। ठीक है, एक हमने यूज किया अल्टरनेट एंगल पैरेलल लाइंस वाला, अल्टरनेट एंगल्स ये इक्वल होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमने 3 प्रॉपर्टीज का यूज करके इस क्वेश्चन को इजीली कर लिया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पूछ रहा है एवरेज ऑफ फर्स्ट 10 प्राइम नंबर्स। पहले 10 प्राइम नंबर्स का एवरेज बताना है। तो हम सबसे पहला जो 10 प्राइम नंबर्स है उसको लिख लेंगे। प्राइम नंबर स्टार्ट होता है 2 से, 5, 7, 11, उसके बाद 13, 13 के बाद 17, 19, 19 के बाद आएगा 23, 23 के बाद आएगा हमारा 29। ठीक है, कितने हो गए टोटल, 5 और 5 10 हो गए। तो इनको हम ऐड कर लेंगे और ऐड करेंगे, जो भी हमारा सम आएगा उसको हम 10 से डिवाइड कर देंगे। तो ऐड कर लेते हैं हम, 3 2 5, 5 10, इनका सम जो हो गया 10 हो गया। 13 और 7 20 हो गया। 11 और 19 मिलके हो गए 30। 17 और 23 मिलके हो गए 40 और बच गया 29। इनको ऐड करते हैं, 40 70 20 90 और 10 100, तो ये आ गया 129। इसको 10 से भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 12.9। यानी ऑप्शन नंबर डी सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, क्या पूछ रहा है कि लार्जेस्ट राइट सर्कुलर कोन दैट कैन बी कट आउट फ्रॉम अ क्यूब ऑफ एज 8 सेंटीमीटर। तो उसका वॉल्यूम बताना है हमको। एक क्यूब में से पहले क्यूब ड्रॉप कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, ये क्यूब है जिसकी प्रत्येक भुजा 8 सेंटीमीटर की है, मतलब लंबाई चौड़ाई या ऊंचाई तीनों ही 8 सेंटीमीटर है। क्यूब हम लोग उसी को बोलते हैं जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई बराबर हो। तो हमें इस क्यूब में से कट करके एक सिलेंडर बाहर निकालना है, एक राइट सर्कुलर कोन बाहर निकालना है। कोन की आकृति होती है इस तरीके की।
तो जब हम इसमें से कट करेंगे ना तो कोन की जो हाइट होगी वो मैक्सिमम 8 सेंटीमीटर निकाल पाएंगे हम, क्योंकि इस क्यूब की हाइट भी है वो 8 सेंटीमीटर है, और डायमीटर निकाल पाएंगे वो भी 8 सेंटीमीटर, क्योंकि इसकी जो क्यूब है उसकी चौड़ाई 8 सेंटीमीटर है। तो जो हम कोन निकालेंगे उसका हाइट हो जाएगा हमारा 8 सेंटीमीटर और उसका रेडियस क्या हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। चूंकि डायमीटर 8 सेंटीमीटर है तो रेडियस 4 सेंटीमीटर हो गया। तो हमें इसका आयतन बताना है, वॉल्यूम बताना है। कोन के वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई की वैल्यू रख लेते हैं हम 22/7, आर की वैल्यू है 4 तो 4 का स्क्वायर कर देंगे 16 और एच का वैल्यू है हमारा 8। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, कैंसिल आउट तो होगा नहीं, डिनोमिनेटर में बचेगा हमारा 7 × 21 और ऊपर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ पे ये 16 है, यहाँ पे 22 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 × 11 से, तो ये 2 और 8 मिलकर 16 हो जाएगा। 16 और 16 मल्टीप्लाई किए तो 256। इसको जब हम 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा 6, 5 11, 5 2 7 1 8 और 2। ठीक है, मिक्स फ्रैक्शंस में ऑप्शंस दिए गए हैं तो हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं। तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिख लेते हैं क्योंकि ऑप्शंस मिक्स फ्रैक्शन में है। 21 × 21 7 बचा, 21 × 3 63 8 बचेगा, 21 × 4 84 2 रिमाइंडर इतना। तो यानी ऑप्शन नंबर बी जो है सही जवाब है। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। आसान सा सवाल है सिंप्लीफिकेशन का। सबसे पहले बोर्ड मास रूल के हिसाब से हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट में है 1 - 5 + 4, तो 1 - 5 जब करेंगे तो ये -4 हो गया, और +4 है तो -4 + 4 0 हो गया। तो यानी और ये बाकी मल्टीप्लाई में है तो ब्रैकेट के अंदर सारा 0 हो जाएगा। ठीक है, ये पूरा 0 हो गया, और 0 डिवाइडेड बाई 91 है तो ये पूरा सारा का सारा 0 हो जाएगा। ये 0 है, इसका मतलब 127, यानी ऑप्शन सी जो होगा 127 हमारा सही जवाब होगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यहाँ पे दिया हुआ है कुछ एक्सप्रेशन और हमें बताना इन चारों में से कौन सा है जो बराबर है, इक्वल है। तो ना डिजिट सेम है, बस डेसिमल का खेल है, डेसिमल को आगे पीछे कर दिया है। तो हम कुछ नहीं करेंगे, बस यहाँ पे देखेंगे कि डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स है। यहाँ पे डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, यहाँ डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, यहाँ पर डेसिमल के बाद 4 डिजिट है, तो टोटल हो गए 6 डिजिट्स। उसी तरीके से हम देखेंगे ऑप्शंस में किस में 6 डिजिट है। यहाँ 4 है, यहाँ 3 7 है, 1 8 है, तो ये नहीं हो सकता है। यहाँ 4 है, 2 6 है, 2 8 है, ये भी नहीं हो सकता है। यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 3 है, 6 हो गया, 6 डिजिट्स हैं, तो यही सही जवाब होगा ऑप्शन सी। यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, 4 है, ये गलत है, नहीं हो सकता। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। अर्थमेटिक मीन निकालना है हमको। 28 31 40 63 57 इन सब का निकालना है। ठीक है, तो हम इसको क्या करते हैं, ऐड कर लेते हैं सिंपली। कितने नंबर ऑफ टर्म्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 है, तो हमको 9 से डिवाइड करना है। इनका सम निकाल लेते हैं हम। सम हम पेयर करके निकालेंगे जिससे हमें आसान पड़े। 31 और 91 ये हो गया 130। फिर इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। 63 और 57 ये हो गया 120। ठीक है, यहाँ तक 70 और 40 हो गया 110। इन सबको आपस में ऐड कर लेते हैं हम। ये हो जाएगा 37 और 34 को जब हम ऐड करेंगे आपस में तो ये हो जाएगा हमारा 71। तो ये हो जाएगा हमारा 9 3 2 5 1 6 7 13 2 15 4 4 5 9। 9 से इसको डिवाइड कर देते हैं 9 51 बार में। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन 24 देखते हैं। व्हेन एक्स इज एडेड, इस टाइप का सवाल मैंने आपको ऑलरेडी करा रखा है। बेसिक मैंने आपको बता दिया था कैसे करेंगे। यहाँ पर बस हम फॉर्मूला यूज करेंगे कि ये चार ना प्रोपोर्शन में है नहीं, लेकिन जब चारों में एक्स जोड़ देंगे ना तो ये प्रोपोर्शन में आ जाएंगे। तब एक्स निकालने का जो फॉर्मूला बताया है मैंने वो है AD - BC डिवाइडेड बाई B + C ब्रैकेट में -A + D। ठीक है, पुट करते हैं। AD क्या है, A है 22, D है 21। 22 × 21 यानी हम करेंगे 2 × 21 कर लेते हैं 42। 42 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 6 4 माइनस 26 × 19 करना होगा हमको। तो हम जब 19 से मल्टीप्लाई करेंगे 19 6 के 114, कैरी 11 बचा, 19 दूना 38 और 11 49 हो गया। डिनोमिनेटर में B + C यानी इन दोनों को पहले ऐड करेंगे तो ये हो गया हमारा 45 माइनस 22 और 21 मिलके हो गया 43।
ये आ गया नीचे में 2, ऊपर में हम माइनस करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा, अच्छा ये 494 बड़ा है तो माइनस का आएगा, क्योंकि बड़े के आगे माइनस है तो माइनस देंगे। यहाँ पे 2 9 में तो ये आ रहा है -16। ठीक है, हमको निकालना क्या है, हमको यहाँ से y की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे क्या है 2x, 2x x की जगह पे लिखते हैं -16, बटे में y है तो y लिख देते हैं, इज इक्वल टू फिर से y है, बटे में 4x - 8, x की जगह लिखते हैं -16। इसको हम ज़रा सॉल्व करते हैं तो ये हो गया -32, 16 दूना 32, y इज इक्वल टू y, यहाँ पे हो जाएगा 16 चौका 64, माइनस का 64 और माइनस का 8, ये मिलकर हो जाएगा माइनस का 72। ठीक है, फिर क्या होगा, y इंटू वाई करेंगे तो y स्क्वायर, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 32 इंटू 72, ये स्क्वायर इधर आएगा तो अंडर रूट हो गया। 32 को लिख सकते हैं 8 चौक 72 और 8 चौका 32 और 72 को लिख सकते हैं 8 9 72। स्क्वायर रूट निकालना है तो 2 8 की जगह 1 8 बाहर आया, 4 की जगह 2 आएगा और 9 की जगह 3 आएगा, 8 दूना 16, 3 48 जो होगा हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 25, इस टाइप का सवाल बहुत आसान है। x - 1/x दिया है 4, x³ - 1/x³ निकालना है। तो ये बहुत ही आसान सा सवाल है कि जब भी x - 1/x इज इक्वल टू k दिया हो, तब मैंने आपको पिछली वीडियो में भी इसका डिटेल बताया था, बस यहाँ पे बस रिवाइज करवा रहा हूँ कि ये क्या होता है, k³ + 3k, k की वैल्यू है 4, तो जब k की जगह पे 4 रखेंगे हम तो 4 का क्यूब प्लस यहाँ पे भी k की जगह 4 रखा तो ये हो गया 64 + 12 यानी 76, ऑप्शन ए सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 25, फाइंड द रूट्स निकालना है। 4m² + 6m + 2 इज इक्वल टू 0। तो हम एक सीधा आचार्य का फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी करके दिखा देता हूँ मैं। x इज इक्वल टू -b ± √b² - 4ac/2a। ठीक है, ये जो इक्वेशन है ना, इसको हम कंपेयर करते हैं इसके जनरल फॉर्म से। ठीक है, यहाँ पे जो वेरिएबल है वो x नहीं होके m है, तो हम यहाँ पे m लिख सकते हैं। तो a की वैल्यू हो गई 4, b की वैल्यू है 6, c की वैल्यू है 2, उसको यहाँ पे पुट करते हैं। -6 ± b² 36, 4ac मतलब a की वैल्यू 4, c है 2, तो 4 चौके 16 दूना 32, 2a की वैल्यू है 4 तो 8 हो गया। -6 प्लस माइनस, ये 36 में से 32 जाएगा, 4 बचेगा, 4 का स्क्वायर रूट करेंगे तो 2 आ गया। ठीक है, यहाँ से एक बार हम पॉजिटिव साइन लेंगे और एक बार नेगेटिव साइन, क्योंकि प्लस माइनस है, जब पॉजिटिव लेंगे तो यहाँ +2 होगा बटे में 8, और एक बार नेगेटिव साइन लेंगे तो -2 बटे में 8, तो ये हो जाएगा -6 + 2 -4 होता है, -6 - 2 -8 होता है, तो ये आ गया -1/2 और ये हो गया -1, यानी ऑप्शन जो है सी सही जवाब है। ठीक है, ऐसे कर सकते हैं या फिर इसका मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन भी कर सकते हैं। कैसे, 4m² + 6m + 2 इज इक्वल टू 0 है, तो हम क्या करेंगे, a यानी m² का जो कोएफिशिएंट है और कांस्टेंट टर्म, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, 8 आया, 8 के फैक्टर्स करेंगे 2 × 2 × 2। अब हम इससे 2 ग्रुप बनाएंगे ऐसा नंबर जिससे ऐड करने पे या माइनस करने पे +6 आ जाए। तो दिख रहा है मुझे साफ साफ कि 2 दूना 4 हो गया, एक और एक 2 हो गया, तो ये 2 पेयर बन गया, 4 और 2 6 होता है। तो हम 6 को ब्रेक करके लिखेंगे 4m + 2m, यहाँ से अब कॉमन लेंगे, 4m कॉमन लिया हमने तो m + 1 बचा, यहाँ से 2 कॉमन लिया तो m + 1 बचा। अब क्या है कि ये m + 1 कॉमन हो जाएगा, बचेगा क्या, 4m + 2 इज इक्वल टू 0। तो m + 1 बराबर 0 होगा, जहाँ से m की वैल्यू निकलेगी -1, और 4m + 2 बराबर 0 होगा, जहाँ से m की वैल्यू जब सॉल्व करेंगे तो निकलेगी -12। ठीक है, आंसर सेम आएगा। मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन भी आपको आना चाहिए, श्रीधराचार्य का फॉर्मूला भी आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 27, अक्षय स्पेंड्स 40% ऑफ हिज इनकम, ही सेव्स 24,000। 40% स्पेंड कर दिया, बचाया कितना, 60,000, सॉरी 60%। 60% का वैल्यू जब 24,000 है, यानी कितना गुण मतलब 60% का वैल्यू 24,000 है, हमको निकालना है 100% का, तो ये 40,000 आ जाएगा, ऑप्शन बी।
कैलकुलेट करके देख लीजिए आप, क्योंकि इतना बेसिक मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया है। इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ अ बेड इज 2 टाइम्स, ये पिछले वीडियो में शिफ्ट 1 में जो सवाल आया था ना, डिट्टो वैसा ही सवाल है। हम जानते हैं कि कॉस्ट प्राइस बराबर क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट, ठीक है। कॉस्ट प्राइस चेंज नहीं होगा, भले हम सेलिंग प्राइस कुछ भी बदल दें, 100 रुपये में खरीद के लाएं, उसको हम 150 में बेचें, 200 में बेचें, हमारा प्रॉफिट चेंज हो जाएगा, पर कॉस्ट प्राइस चेंज नहीं होगा। सेकंड कंडीशन में क्या किया है कि जब एसपी को 2 गुना कर दिया है, 2 SP कर दिया है, तो प्रॉफिट 11P हो गया, मतलब 11 गुना हो गया। तो ये दोनों केस में दोनों बराबर होंगे, SP माइनस P, ये बराबर होगा 2 SP माइनस 11P। आपको ना एग्जाम में सिर्फ यही स्टेप लिखना है, ये दोनों स्टेप नहीं लिखने हैं, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, ये 2 SP इधर आएगा, घट के खाली SP बचेगा, ये माइनस P उधर जाएगा, प्लस हो जाए, ये माइनस P उधर जाएगा तो माइनस होगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस 11P है, प्लस P होगा तो माइनस हो गया, तो 10P आया, दोनों तरफ से माइनस माइनस कट गया, SP/P जो है वो हो गया 10/1। यानी 10 रुपये का सामान खरीद रहे हैं और उसको बेच कितने में रहे हैं, 1 रुपये के फायदे पे, यानी खरीद के कितने में लाए होंगे, 9 रुपये में, क्योंकि CP होता ही CP होता ही SP माइनस P। 9 खरीद ला रहे हैं, खरीद के लेकर 1 रुपये के प्रॉफिट में बेच रहे हैं, तो प्रॉफिट परसेंट कितना हो गया, 1/9। इसको परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, पर 1/9 का हम जानते हैं फ्रैक्शनल वैल्यू होता है 11 सही 1/9%, यानी ऑप्शन नंबर C। द मार्क्ड प्राइस ऑफ अ बुक शेल्फ इज 3100, MP जो है वो 3100 है, विच इज 25% अबव द कॉस्ट प्राइस। तो CP निकाल सकते हैं हम, 25% का मतलब क्या हो गया, 1/4, कि अगर CP 4 है तो उससे 25% ज़्यादा, यानी MP जो हो गया वो 5 हो गया, तो यानी 3100, ये 5 की वैल्यू है, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें CP मिल गया। इफ़ इट इज़ सोल्ड एट अ डिस्काउंट ऑफ 12% ऑन द मार्क्ड प्राइस, सेलिंग प्राइस क्या है, जो भी मार्क्ड प्राइस है ना उसका 12% डिस्काउंट पे बेचा गया है, मतलब 100 का सामान था तो उसको 88 में बेचा गया। पूछ रहा है प्रॉफिट परसेंटेज, ठीक है, निकाल लेते हैं। सबसे पहले हम CP निकालते हैं सॉल्व करके, हमने यहाँ पे 5 से काटे या फिर ऊपर नीचे ना 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या होगा, ये 10 हो गया, 5 × 2 10, 10 से 1 0 गया, ये हो गया 4 2 8, 8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इज इक्वल टू यहाँ पे 2 0 2 0 गया, 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 248, फिर 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 88 को मैंने 8 और 11 में ब्रेक कर लिया, 8 से किया, अब 11 से करते हैं, 8 8 4 12, कैरी 1, 4 2 6 1 7 और 2। वैसे तो साफ साफ मुझे दिख रहा है कि 10% का प्रॉफिट होगा, मैं बताता हूँ कैसे, पर एक बार हम निकाल लेते हैं अपने ट्रेडिशनल वे से। CP माइनस SP करेंगे तो ये आ जाएगा 248, CP है 2480 इंटू 100%, सॉल्व करेंगे, 0 से 0 गया, एक बार में गया तो 10% आया। कैसे मुझे दिख रहा था कि यहाँ पे ना CP में 3100 5/4 है और SP जो है वो 3100 88/100 है। तो यहाँ पे क्या है ना, अगर हमने दोनों ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 1 0 कट गया था और ये 8 बन गया था, ठीक है। तो अगर इस 0 को हम इसके साथ लगा दें तो ये क्या हो गया, 31 × 80 हो गया, और ये 2 0 कट गया, ये क्या है 31 × 88 है, तो 31 तो दोनों में कॉमन है ना, 80 और 88 का ही फ़र्क है, तो 80 में 8 ज़्यादा है, मतलब यहाँ पे 80 है, यहाँ 88 है, 8 ज़्यादा पे बेच रहे हैं 80 का, तो ये 10%। तो ऐसे भी देख सकते थे, पर ठीक है, ट्रेडिशनल वे से भी कर सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही, इसमें टोटल 29 क्वेश्चन ही थे। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे अगले शिफ्ट के क्वेश्चंस के साथ। अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। कहीं पे भी डाउट आ रहा हो तो कमेंट कीजिए, मैं उसे ज़रूर सॉल्व करूँगा। और कहीं भी आपको कुछ भी दिक्कत आ रही हो, परेशानी हो, तो आप उसको कमेंट में ज़रूर बताइए, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर कोई भी डाउट आया हो तो उसे कमेंट जरूर करें।